इकाई 2 उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। प्रश्न नंबर 1, उच्चरित भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का माध्यम भाषा है। सहमति, असहमति, विरोध, प्रेम, घृणा आदि को भाषा के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। लिखित भाषा यानी लिखी जाने वाली भाषा, जबकि मुंह से उच्चारण करके बोली जाने वाली भाषा उच्चरित भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, लिखित भाषा की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, लिखित भाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, स्थायी प्रकृति। लिखित भाषा की प्रकृति स्थायी होती है। इसका अर्थ यह है कि लिखित भाषा को लिखकर या छापकर लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। दूसरा, सतर्कता। लिखित भाषा को प्रयोग करते समय सतर्कता का पालन करना पड़ता है, अर्थात औपचारिकता का पालन और अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है। तीसरा, भाषा की इकाइयाँ। लिखित भाषा में भाषा की इकाइयों का प्रयोग ध्यान से किया जाता है, जैसे वाक्य, विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, सही मात्राएं आदि। चौथा, क्रमबद्धता। लिखित भाषा के वाक्यों को क्रमबद्ध किया जाता है, यानी वाक्यों में पदों का स्थान निश्चित होता है, जैसे कर्ता, क्रिया आदि। प्रश्न नंबर 3, उच्चरित भाषा की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, उच्चरित भाषा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, अस्थायी भाषा। उच्चरित यानी मौखिक भाषा अस्थायी होती है। एक बार मुंह से बोले जाने के बाद ये नष्ट हो जाती है। इसे लंबे समय के लिए रखा नहीं जा सकता। दूसरा, सतर्कता की कमी। उच्चारित भाषा के प्रयोग के समय अधिक सतर्कता नहीं बरती जाती है। वाक्य गलत हो जाने या शब्द का उच्चारण सही ना होने की स्थिति में उसे दोबारा बोला जा सकता है। तीसरा, भाषा की इकाइयाँ। उच्चरित भाषा में भाषा की इकाइयाँ जैसे वाक्य, विराम चिन्ह, प्रश्न चिन्ह आदि का पूरा प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा, क्रमबद्धता में कमी। उच्चरित भाषा में उतनी क्रमबद्धता नहीं होती जितनी लिखित भाषा में होती है। प्रश्न नंबर 4, लिखित भाषा में के प्रकार यानी कार्य क्या हैं? उत्तर, लिखित भाषा यानी लेखन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि उसमें संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके अलावा लिखित भाषा के अन्य प्रकार यानी कार्य इस प्रकार हैं। पहला, स्मृति में सहायक। लिखित भाषा को याद करने में आसानी होती है। मुंह से कही गई बात को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, जबकि लिखित भाषा को पुस्तक के रूप में आगे पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, संप्रेषण क्षेत्र का विकास। मौखिक संप्रेषण में वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला का आमने सामने होना ज़रूरी है, जबकि लिखित भाषा के लिए ये शर्त ज़रूरी नहीं है। कोई व्यक्ति पुस्तक को पढ़कर भी संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इस प्रकार लिखित भाषा संप्रेषण के क्षेत्र में विकास करती है। तीसरा, प्रसारण का माध्यम। लिखित भाषा को दूर दूर तक आसानी से प्रसारित किया जा सकता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और पत्र इसके उदाहरण हैं। चौथा, सामाजिक नियंत्रण। लिखित भाषा में प्रायः देखने को मिलता है कि सभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे दीजिए, आइए, आप इत्यादि। इस प्रकार की भाषा जब हम पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों में पढ़ते हैं तो सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया को बल मिलता है। प्रश्न नंबर 5, उच्चरित भाषा के प्रकार यानी कार्य क्या हैं? उत्तर, उच्चरित भाषा संप्रेषण का सरल और लोकप्रिय रूप है। इसके प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला, संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन। किसी भी भाषा समाज में भाषा को लिखने वाले लोगों की तुलना में भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। इस बात से पता चलता है कि उच्चरित भाषा का क्षेत्र लिखित भाषा की तुलना में विस्तृत यानी बड़ा होता है। दूसरा, संप्रेषण की आवश्यकताओं की पूर्ति। उच्चरित भाषा के अनेक रूप समाज में पाए जाते हैं। विभिन्न भाषा समुदाय के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिससे उनकी संप्रेषण की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा, भाषा का आधार। किसी भी भाषा का विकास उसकी उच्चरित भाषा रूप से ही होता है। पहले उच्चरित भाषा अस्तित्व में आती है, फिर उसे आधार बनाकर लिखित भाषा का विकास होता है। चौथा, जीवन का अभिन्न अंग। उच्चरित भाषा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये समाज को जोड़ने का कार्य करती है। इसकी मदद से विभिन्न समुदाय के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं।